मार्च 2003 दुनिया ने लाइव टीवी पर एक ऐसा सीन देखा जो पहले सिर्फ मूवीज में होता था। रात का अंधेरा और बगदाद के आसमान में आग की लकीरें, बॉम्ब्स गिर रहे थे, बिल्डिंग्स हिल रही थी, मिसाइल्स, एक्सप्लोजन्स और एक अप्रोच जिसका एम सिर्फ दुश्मन को हराना नहीं बल्कि उसकी सोच को तोड़ देना था। एक सुपर पावर ने डिसाइड किया कि वो सिर्फ एक रेजिम नहीं गिराएगा बल्कि मिडिल ईस्ट का फ्यूचर रीडिजाइन कर देगा। लेकिन सवाल ये है, क्या इराक वॉर ने अमेरिका को पावरफुल बनाया या उसने ग्लोबल ऑर्डर को परमानेंटली अनस्टेबल कर दिया? और सबसे इम्पोर्टेंट, ये वॉर से इंडिया ने क्या सीखा? आज हम सिर्फ एक इन्वेजन की कहानी नहीं समझेंगे, हम समझेंगे पावर पॉलिटिक्स का वो चैप्टर जहाँ इंटेंशन कुछ और था लेकिन आउटकम बिल्कुल अलग निकला। उस वक्त दुनिया को लग रहा था कोल्ड वॉर के बाद एक स्टेबल ग्लोबल ऑर्डर बन चुका है, अमेरिका अनकॉन्टेस्टेड पावर था और कई एनालिस्ट बिलीव करते थे कि लार्ज स्केल वॉर्स का एरा खत्म हो गया है। लेकिन इराक वॉर ने एक अनकंफर्टेबल रियलिटी दिखाई कि मिलिट्री स्ट्रेंथ जितनी भी एडवांस हो, ग्राउंड रियलिटीज हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होती है और कभी कभी एक डिसीजन पूरे रीजन का बैलेंस बदल देता है। 11 सितंबर 2001 न्यूयॉर्क पर अटैक हुआ, ट्विन टावर्स गिर गए। सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं, अमेरिका का साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस भी टूट गया। उस दिन के बाद अमेरिका सिर्फ सिक्योरिटी नहीं चाह रहा था, वो रिवेंज भी चाह रहा था। फियर और एंगर दोनों एक साथ पॉलिसी का पार्ट बन गए। अमेरिकन पब्लिक इमोशनल फेज से गुजर रही थी। सिक्योरिटी सिर्फ स्ट्रेटेजी नहीं, आइडेंटिटी का इशू बन चुकी थी। मीडिया डिबेट्स में एक ही सवाल रिपीट हो रहा था, नेक्स्ट अटैक कब होगा? इसी अर्जेंसी ने पॉलिसी मेकर्स पर प्रेशर क्रिएट किया और जब डिसीजंस फियर के एनवायरनमेंट में लिए जाते हैं तो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस कभी कभी अंडर एस्टिमेट हो जाते हैं। प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, वॉर ऑन टेरर। मैसेज सिंपल था, जो भी टेररिज्म को सपोर्ट करेगा अमेरिका उसे डायरेक्ट चैलेंज करेगा। सबसे पहले अफगानिस्तान पर अटैक हुआ क्योंकि अल कायदा का वहां बेस था, लेकिन कुछ ही महीनों में नैरेटिव इराक की तरफ शिफ्ट होने लगा। इराक का लीडर था सद्दाम हुसैन। 1990s में गल्फ वॉर के बाद उस पर ऑलरेडी सैंक्शंस लग चुके थे। वेस्टर्न मीडिया में उसकी इमेज एक डेंजरस डिक्टेटर की बन चुकी थी। बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लेम किया कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, केमिकल, बायोलॉजिकल और शायद न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी। लोगों को ये बताया गया कि अगर सद्दाम ने ये वेपन्स टेररिस्ट को दे दिए तो नेक्स्ट 9/11 और भी डेंजरस हो सकता है। ये फियर नैरेटिव पावरफुल था लेकिन एविडेंस स्ट्रॉन्ग नहीं था। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स अनक्लियर थी और कई एक्सपर्ट्स डाउट कर रहे थे। फिर भी पॉलिटिकल मोमेंटम इतना स्ट्रॉन्ग था कि 2003 तक डिसीजन प्रैक्टिकली फाइनल हो चुका था। कई इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ये भी बोलते हैं कि डेटा फ्रेगमेंटेड था, कुछ रिपोर्ट्स थ्रेट एग्जीग्रेट करती है, कुछ डाउट रेस करती है, लेकिन पब्लिक नैरेटिव सिंपल बना दिया गया। डेंजर इमीडिएट है और जियोपॉलिटिक्स में परसेप्शन कभी कभी रियलिटी से ज्यादा पावरफुल हो जाता है। यूनाइटेड नेशंस में डिबेट हुई, फ्रांस और जर्मनी ने अपोज किया, रशिया भी सपोर्ट में नहीं था। कई कंट्रीज को लग रहा था कि वॉर प्रीमेच्योर है, लेकिन अमेरिका ने कहा हम वेट नहीं कर सकते। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर ने यूएस का ओपनली साथ दिया। एक कोलिजन ऑफ द विलिंग बनाई गई। 19 मार्च 2003 ऑपरेशन इराकी फ्रीडम ऑफिशियली शुरू हुआ। शॉक एंड ऑ स्ट्रेटेजी का ऑब्जेक्टिव सिंपल था, इतनी फास्ट और इतनी इंटेंस मिलिट्री पावर यूज करो कि इराक की कमांड सिस्टम कोलैप्स हो जाए। एयर स्ट्राइक्स, क्रूज मिसाइल्स, रैपिड ग्राउंड एडवांस, सब कुछ स्पीड पर बेस्ड था। कुछ ही हफ्तों में बगदाद फॉल हो गया, सद्दाम का स्टैचू गिरा दिया गया। एक सिंबॉलिक मूवमेंट जो दुनिया भर में ब्रॉडकास्ट हुआ। अप्रैल 2003 तक ऑफिशियल नैरेटिव क्लियर था, मिशन अकम्प्लिश्ड। सरफेस पर सब कुछ एक क्विक विक्ट्री जैसा लग रहा था। सैटेलाइट इमेजेस, नाइट विजन फुटेज और लाइव ब्रॉडकास्ट ने वॉर को ऑलमोस्ट सिनेमैटिक बना दिया था। दुनिया भर के व्यूवर्स को लग रहा था कि मॉडर्न वॉरफेयर प्रिसाइज और कंट्रोल्ड हो चुका है, लेकिन बैटलफील्ड की रियल कॉम्प्लेक्सिटी टीवी स्क्रीन पर कभी फुल्ली कैप्चर नहीं होती। लेकिन असली स्टोरी अब शुरू हो रही थी। अमेरिका ने एक क्रिटिकल डिसीजन लिया, इराकी आर्मी को डिसॉल्व कर दिया गया। इराक की बाथ पार्टी के ऑफिशियल्स को सिस्टम से हटा दिया गया। आइडिया ये था कि पुराने रेजिम को कम्प्लीटली रिमूव करके एक नया डेमोक्रेटिक सिस्टम बिल्ड किया जाए। थियरी सिंपल थी, ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग निकली। लाखों ट्रेंड सोल्जर्स सडनली अनएम्प्लॉयड हो गए। उनके पास ट्रेनिंग भी थी, वेपन्स भी थे और सबसे इम्पोर्टेंट एंगर भी था। गवर्नमेंट स्ट्रक्चर टूट चुका था लेकिन उसकी जगह स्ट्रॉन्ग सिस्टम अभी बना नहीं था।
यही से इंसर्जेंसी स्टार्ट हुई। एक स्टेट जब सडनली कोलैप्स होता है तो इंस्टीट्यूशंस भी उसके साथ गिर जाते हैं। पुलिस सिस्टम वीक, गवर्नेंस अनक्लियर और लोकल मिलिशियाज स्ट्रांग होने लगते हैं। इराक में भी एग्जैक्टली यही हुआ। जहां सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी गायब हुई, वहां मल्टीपल पावर सेंटर्स एमर्ज होने लगे। रोड साइड बॉम्ब्स, सुसाइड अटैक्स, डेली वायलेंस, इराक ग्रेजुअली केओस की तरफ बढ़ने लगा। सुन्नी और शिया कम्युनिटीज के बीच पुराने टेंशन्स फिर से सरफेस पर आ गए। जो कन्फ्लिक्ट्स पहले सप्रेस थे अब ओपनली एक्सप्लोड हो रहे थे। 2006-2007 तक इराक सिविल वॉर की एज पर पहुंच गया। सिटीज में सेक्टेरियन किलिंग्स कॉमन हो गई। ऑर्डिनरी सिविलियंस सबसे ज्यादा सफर कर रहे थे। बगदाद और दूसरे सिटीज में डेली लाइफ अनप्रेडिक्टेबल हो गई थी। मार्केट्स जल्दी बंद हो जाते, फैमिलीज माइग्रेशन कंसीडर करने लगती और ट्रस्ट का एनवायरनमेंट खत्म होने लगा। वॉर सिर्फ मिलिट्री हेडलाइंस नहीं थी, वो एक सोशल फ्रैक्चर बन चुकी थी जिसका इम्पैक्ट जनरेशंस तक फील हुआ। और फिर एक डेंजरस डेवलपमेंट हुआ। पावर वैक्यूम में एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स ग्रो होने लगे। इसी इंस्टेबिलिटी से कुछ साल बाद आईसिस जैसे ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज हुए। आयनी देखिए, वॉर का जस्टिफिकेशन था टेररिज्म को रोकना, लेकिन आउटकम बना टेररिज्म का एक्सपांशन। कोल्ड वॉर के बाद अमेरिका एक ही सुपर पावर था। इस फेज को यूनिपोलर मोमेंट कहा जाता है। इराक वॉर ने इस डोमिनेंस को सीरियसली क्वेश्चन कर दिया। 1990s को कई सोल्जर अमेरिकन सेंचुरी बोलते थे, लेकिन इराक वॉर ने ये डिबेट शुरू कर दी कि क्या यूनिलैटरल मिलिट्री एक्शन लॉन्ग टर्म लेजिटिमेसी को वीकेन करती है। ये मोमेंट ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स के ट्रांजिशन का अर्ली सिग्नल भी बना। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कभी मिले ही नहीं। ग्लोबल ट्रस्ट डैमेज हो गया। कई कंट्रीज ने ओपनली पूछना शुरू किया कि मिलिट्री पावर अलोन ग्लोबल स्टेबिलिटी ला सकती है। अमेरिका की मॉरल अथॉरिटी वीकेन हुई। रशिया और चाइना ने क्विकली ऑब्जर्व किया कि प्रोलॉन्ग्ड वॉर्स एक सुपर पावर को इंटरनली एग्जॉस्ट कर सकते हैं। ये लेसन उनके फ्यूचर स्ट्रेटेजीज में क्लियरली रिफ्लेक्ट हुआ। मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस भी शिफ्ट हो गया। ईरान का इन्फ्लुएंस इराक में इंक्रीज हुआ, जो सद्दाम के टाइम सप्रेस था। रीजन और कॉम्प्लेक्स हो गया। ऑयल प्राइसेस स्पाइक हुए, एनर्जी मार्केट्स वोलेटाइल हो गए और ग्लोबल इकोनॉमी पर रिपल इफेक्ट आया। इंडिया ने ऑफिशियली वॉर ज्वाइन नहीं किया। उस वक्त इंडिया एक डेलिकेट बैलेंसिंग मोड में था। एक तरफ यूएस के साथ रिलेशंस इंप्रूव हो रहे थे, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में मिलियंस इंडियन वर्कर्स थे। इराक और गल्फ रीजन से ऑयल सप्लाई इंडिया के लिए लाइफलाइन थी। अगर रीजन अनस्टेबल होता तो इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी डायरेक्ट रिस्क में आ सकती थी। इसलिए इंडिया ने एक केयरफुल डिप्लोमेटिक स्टैंड लिया। डायरेक्ट मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट से डिस्टेंस रखा, लेकिन ग्लोबल डेवलपमेंट्स को क्लोजली ऑब्जर्व किया। इस वॉर ने इंडिया को एक क्लियर लेसन दिया। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इंपॉर्टेंट है, ब्लाइंड अलाइनमेंट रिस्की हो सकता है। इस पीरियड के बाद इंडिया ने मल्टी अलाइनमेंट अप्रोच और स्ट्रॉन्ग की। इंडिया ने समझा कि रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड में फ्लेक्सिबिलिटी ही सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है। एक तरफ डिफेंस कोऑपरेशन, दूसरी तरफ एनर्जी पार्टनरशिप्स। ये बैलेंस्ड अप्रोच फ्यूचर इंडियन फॉरेन पॉलिसी का की फीचर बनने वाली थी। यूएस के साथ पार्टनरशिप भी, रशिया के साथ डिफेंस टाइज भी और मिडिल ईस्ट के साथ बैलेंस डिप्लोमेसी भी। आज भी जब किसी कंट्री पर रेजिम चेंज की बात होती है, इराक एग्जाम्पल ऑटोमेटिकली सामने आ जाता है। लीबिया हो, सीरिया हो या यूक्रेन डिबेट, एक सवाल हमेशा पूछा जाता है, रेजिम गिराना इजी है पर नेशन रिबिल्ड कौन करेगा। अमेरिका के अंदर भी इराक वॉर एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हुए, हजारों सोल्जर्स मरे, लाखों इराकी सिविलियंस अफेक्टेड हुए और 20 साल बाद भी रीजन फुल्ली स्टेबल नहीं है। ये वॉर एक रिमाइंडर है, मिलिट्री विक्ट्री और स्ट्रेटेजिक विक्ट्री अलग चीजें होती है। बैटलफील्ड पर जीतना और लॉन्ग टर्म पीस क्रिएट करना दोनों कंप्लीटली डिफरेंट चैलेंजेस है। आज भी जब थिंक टैंक्स इंटरवेंशन पॉलिसीज डिस्कस करते हैं, इराक का एग्जाम्पल ऑलमोस्ट मैंडेटरी रेफरेंस बन चुका है। डिसीजन मेकर्स रिपीटेडली पूछते हैं, एंट्री प्लान स्ट्रॉन्ग है लेकिन एग्जिट प्लान कितना रियलिस्टिक है। इराक वॉर 2003 सिर्फ एक इन्वेजन नहीं था, ये एक टेस्ट था। क्या एक सुपर पावर अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ से डेमोक्रेसी एक्सपोर्ट कर सकता है? हिस्ट्री का आंसर सिंपल नहीं है। रेजिम चेंज हुआ लेकिन रीजनल स्टेबिलिटी कोलैप्स हुई, ग्लोबल ट्रस्ट शेक हुआ, एक्सट्रीमिज्म टेम्पोररीली सप्रेस हुआ, फिर और वायलेंट फॉर्म में वापस आया। पावर का रियल मीनिंग सिर्फ टैंक्स और मिसाइल्स नहीं होता। पावर का मतलब होता है आउटकम कंट्रोल कर पाना। मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स में वॉर्स लीनियर स्टोरीज नहीं होते। एक इन्वेजन का इम्पैक्ट सिर्फ बॉर्डर्स तक लिमिटेड नहीं रहता, वो अलायंसेस, इकोनॉमी, आइडियोलॉजी और फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स को शेप करता है। इराक वॉर ने दुनिया को ये समझाया कि रियल स्ट्रेंथ सिर्फ विक्ट्री डिक्लेयर करने में नहीं बल्कि आफ्टरमैथ को हैंडल करने में होती है। और इराक वॉर ने दुनिया को सिखाया कि आउटकम हमेशा कंट्रोल में नहीं होता,
जियोपॉलिटिक्स में सबसे बड़ा लेसन यही है, वॉर स्टार्ट करना आसान होता है, वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस को मैनेज करना सबसे मुश्किल काम होता है। इराक वॉर की कहानी आज भी रेलेवेंट है क्योंकि दुनिया अब भी रेजिम चेंज, सैंक्शंस, प्रॉक्सी वॉर्स और पावर कंपटीशन के फेज में है। और हर बार जब कोई लीडर डिसाइड करता है कि इस कंट्री का फ्यूचर हम डिजाइन करेंगे, हिस्ट्री धीरे से याद दिलाती है इराक 2003 को मत भूलना। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो वर्ल्ड डायनेमिक्स को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही जियोपॉलिटिकल वीडियोस की नोटिफिकेशंस पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।